अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ ईद स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। हमारी जानिब से ईद कुर्बान की ढेरों खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ईद के मौके पर आज जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें बिलाशुबा किसी भी महफिल में, किसी भी तकरीब में, किसी भी मकाम पर आज सुनना चाहेंगे, लेकिन आज ईद के मौके पर उनकी गुफ्तगू यकीनन ईद के लुत्फ को दोबाला करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग जनाब शेख रशीद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको ईद मुबारक सर। लेकिन आप बहुत शुक्रिया, बहुत मसरूफ रहते हैं, आपने हमें वक्त दिया। कि सब ईद कैसे गुजरती है सवाल तो सब करते हैं। इक़्तिदार की ईद और इक़्तिदार से बाहर ईद, इसमें फर्क क्या है? ये बेहतर होती है ईद, ज्यादा टाइम निकलता है और मैं तो इक़्तिदार और बाहर ज्यादा फर्क नहीं महसूस करता। रिलैक्स ज्यादा रहता हूँ। ठीक है। इक़्तिदार से बाहर, इक़्तिदार में टेंशन होती है, ये पहली दफा है कि इक़्तिदार के बाद भी टेंशन रहती है, ये हो गया, फलां हो गया, ऐसा हो गया। तो ये ईद आपकी माजी से मुख्तलिफ है? फिर नहीं, कोई मुख्तलिफ नहीं है, रिलैक्स है बिल्कुल इंशाल्लाह। तो शेख साहब, जेल में भी कोई ईद गुजरी है आपकी? नहीं, जेल में ईद नहीं गुजरी। एक गुजरी है भावलपुर में, वो ईद की नमाज 2 गुजरी है भावलपुर जेल। ठीक है। और 2 जेलें मैंने भावलपुर जेल में गुजारी हैं। बाकी मैंने जेल बचपन में स्कूल में गुजारी थी हरीपुर में, वो सबसे मुझे अच्छी लगी। स्कूल मास्टर था मैं, टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था। 1 साल मार्शल्लाह में कैद हो गया या खान के पहले दिन। और भावलपुर की गुर्बत ने बहुत मुतासर किया और 2 ईदें भावलपुर में और 1 हरीपुर में। हरीपुर ज़रा सस्ता मसला था, करीब है पिंडी के, इस तरह। तो शेख साहब, कुर्बानी खुद करते हैं? छुरी पे हाथ लगाता हूँ, फेरता नहीं हूँ। डर लगता है? नहीं, या अच्छा ही नहीं लगता मुझे। तो बचपन में तो ज़ाहिर ज़रा ईद का ज़्यादा शौक होता है और ईद कुर्बान का तो जानवरों से मोहब्बत होती है। बचपन जानवर से वैसे ही मुझे मोहब्बत है। शिकार का गोश्त मैं नहीं खाता। अच्छा। और बर्ड लवर हूँ, अपनी जगहों पे परिंदे रखे हैं और परिंदों की आवाज़ें सुहानी दिखाई देती हैं। ग्रीनरी और हाइट और दरख्त अच्छे लगते हैं। तो ईद कुर्बान की बचपन की कोई याद, कोई वाक़या ऐसा या वैसे कोई ऐसा वाक़या? में तो मैं जाता था 7 भाइयों के, और वालिद साहब उस वक्त जिंदा होते थे। मैं तो मैचिंग करता था, कलर की 2 दुम्बे लेने होते थे। अब मैं 2 ऊँटों की करता हूँ कुर्बानी, एक वालदा और वालिद के नाम। तो मेरे भाई कहते थे ये तो कलर मैच करता रहता है, ये तो शेख तो जरा देखते हैं ना दुम्बे को जरा के गोश्त शोश कितना है। मैं उस तरफ नहीं जाता था कि तो इस पर इख्तिलाफ भी हो जाता था कि नहीं। भाई या वालिद को कुछ पसंद आया, सही जानवर, आप कहते नहीं कलर हमने चूज नहीं। मेरे आगे बचपन में भी कोई नहीं बोलता था। मेरे भाइयों की इतनी जरूरत नहीं थी कि मेरे आगे बोल सके। बड़े भाई भी नहीं बोल सकते थे। बचपन फिर आपका कैसा गुजरा? शरारती, संजीदा, गुस्से वाला? बचपन शरारती गुजरा जी। बड़ा मोहल्ले में मैं बड़ा पॉपुलर था और हर घर की खबर रखता था। और गली उस वक्त पानी, मशीनें नहीं थी, ऊपर नहीं चढ़ता था, नीचे से भर के ले जाना पड़ता था। पीछे से बाल्टी आगे लगा देता था, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था थोड़ा बहुत। और शिकायतें तो घर बहुत आती होंगी आपकी? शिकायतें तो मेरी आने ही नहीं देता था मैं किसी को। उस वक्त ये निज़ाम नहीं थे कि स्कूलों से शिकायतें आएँ और रिपोर्टें आएँ और घरों में माएँ पढ़ाएँ। माँ भी अनपढ़ थी, वालिद भी अनपढ़ था। वो ये होता था ना कि मास्टर जी बुला लेते थे क्योंकि सब जानते तो थे मोहल्ले में एक दूसरे को, और फिर फेंटी पड़ती थी। तो ऐसे मोहल्लों में बुजुर्ग थे जो शाम के वक्त मुफ्त क्लासें पढ़ाया करते थे मैट्रिक की तैयारी के लिए। तो उस क्लास में भी 1 घंटा मैं कभी जाया करता था इम्तहान के दिनों में। ठीक है। लेकिन तैयारी मैं इम्तहान के दिनों में ही करता था, कोई उससे पहले पढ़ाई का इतना शौक नहीं था। तो कोई ऐसी यादगार मार जो किसी वाक़े पर पड़ी हो, वालिद की तरफ से? एक दफ़ा मैं 14 अगस्त को जाता था लाहौर। उस वक्त बड़ा फैशन होता था कि 14 अगस्त को मरी जाना, बड़ी रश होती थी। आया तो बस नहीं मिली, तो सुबह कहीं 2-3 बज गए। घर में दाखिल हुआ तो सब ने जी भर के मारा। भाई भी मारने में शामिल थे। हत्ता के वालदा ने मुझे कभी नहीं मारा, उस दिन वालदा ने भी एक आधी टका दी। तो बस एक ही मार मुझे याद है, और कोई ऐसी बड़ी मार नहीं मुझे स्कूल। रावलपिंडी शेख रशीद के लिए क्या है? मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरी मोहब्बत है, मेरा सब कुछ है। और मुझे तंग और तारीख गलियां बहुत पसंद है। कोई खास वजह रावलपिंडी से उनसियत की, या चूंकि पैदाइश यहाँ पे हुई, पले बड़े यहाँ पर, या कोई खास शख्सियत जिसकी वजह से रावलपिंडी बहुत पसंद हो आपको?
एक्चुअली रावलपिंडी ने मुझ पर मेरा बड़ा ख्याल रखा। मेरा कोई सियासी कैरियर नहीं था और गली महल्ले में उस वक्त मुझे बाबू कहते थे और लोगों ने पहले ही इलेक्शन में मुझे जी भर के वोट दिए। मैं माँ से लड़ता था कब मेरी उम्र होगी, मैं काउंसलर बनना चाहता था। उस वक्त काउंसलर की भी उम्र होती थी, एमपीए की भी उम्र होती थी। और काउंसलर का इलेक्शन जब मैंने पहला लड़ा तो मुझे वैसे ही एजेंसियों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। पे हमायूं जनरल अख्तर के घर में चला गया साइकिल लेके, उनके बाहर खड़ा रहा गेट के। उनका अर्दली आया, उसने क्या बात है, मैंने कहा मैं वो DGIS थे उस वक्त, ये मेरा पहला तारफ था किसी DGIS। ठीक है। उसने कहा क्या मसला है, मैंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, इतनी ज़िंदगी में इंतज़ार करता रहा, मेरी उम्र हुई है और मेरा नाम ड्रॉप कर दिया गया है। फिर उन्होंने 408 को फ़ोन किया या किसी को फ़ोन किया और मेरा नाम इलेक्शन में पड़ गया। उस वक्त मेरे पास इंतखाबी निशान, सुबह इलेक्शन थे, दो दिन फिर मैं कुर्सी का निशान लेके पोलिंग स्टेशन के बाद खड़ा हो गया। रातों रात प्रिंट बने और मैं जीत गया, मैं काउंसलर बन गया। ठीक है। और फिर मैंने मेयर का इलेक्शन लड़ा, जो मैं 1 वोट से आ रहा, दूसरा भी मैं 2 वोट से आ रहा, क्योंकि जितने मेरे लोग थे रात ही रात को दूसरी तरफ चले गए। ये मेंबर जो है, मैंने भी बड़े हलफ किए और बड़े उनसे कुरानों पे हलफ लिए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फायदा। तो कुर्सी क्यों शेख साहब, अलामती थी या बस सामने थी, नजर आई आपने कहा ये निशान रखना है? वो बची हुई उस वक्त वही थी, मेरा ख्याल है। उस वक्त मोहल्ले में 2-3 ही कैंडिडेट होते थे, इतने लोगों के शौक नहीं था इलेक्शन लड़ने का। तो वो कुर्सी मिली और मैं कुर्सी लेके खड़ा हो गया इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाद। तो शरीफाना किस्म के इलेक्शन होते थे 50-60 साल पहले, 50 साल पहले। इस तरह के नहीं होते थे, कोई लड़खूनी इलेक्शन नहीं होते। तो शेख साहब, शेख रशीद सियासत में कैसे आए? आप तो जमाने तालिब इल्मी से सियासत में बड़े एक्टिव हैं, कोई खास वाकया या कोई शख्सियत? मुझे सियासत पसंद ही बड़ी है। मैं आई लव पॉलिटिक्स और मैं महल्ले के खोखे पे, चौक पे, चौराहे पे, दूध वाली दुकान पे, पैसे भी कम होते थे, गुर्बत थी उस वक्त। और फिर मैं मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ तो मैं अपनी इस लाल हवेली के नीचे, मैंने उस वक्त मेरी अपनी नहीं थी, ये बुद्धो बाई की थी, एक तोआइफ थी, अजीम औरत थी, तो उसके खोखे के नीचे मैं किताबें भी बेचा करता था, तो उससे मैं अपना खर्चा निकालता था। फिर मैं पॉलिटेक्निक दाखिल हुआ, लेकिन जिस दिन याहिया खान का मार्शल लगा तो मैं सदर था, तो दूसरे तीसरे दिन मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। फिर मैंने बच्चों की कैद काटी। सो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो स्कूल में कैद हो गया था। तो शेख साहब, इसकी वजह ये है कि बचपन से ही, चूंकि आपने बताया कि गली मोहल्ले के हर जगह की आप खबर रखते थे, शरारतें भी करते थे, तो ये टैलेंट था जो सियासत में लेकर आया, या ये गॉड गिफ्टेड चीज आपके अंदर थी? मैंने कभी नहीं सुना, मैं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं यही सोचा था सियासत करूंगा, MNA बनूंगा, वजीर बनूंगा, और मैं वक्त से पहले वजीर बन गया। हाँ, और बहुत ज्यादा, सबसे तवील वजारतें, सबसे ज्यादा 16वीं वजारत मैंने छोड़ी है, इंटीरियर की। गॉर्डन कॉलेज या पंजाब यूनिवर्सिटी? गॉर्डन कॉलेज में बस मुझे कोई दायरे दाखिला ही नहीं देते थे, बड़ा जुल्म है। जिस जगह अप्लाई करता था वहां से फिर मैं सजा हो गया पॉलिटेक्निक से, तो मुझे वो निकल गया वहां से, 3rd ईयर में था। फिर मैं गॉर्डन कॉलेज आया, जब मैंने दाखिला लिया तो गॉर्डन कॉलेज ने मुझे फिर निकाल दिया। फिर मैं कोर्ट से बहाल हुआ और गॉर्डन कॉलेज में भी मैंने ग्रेजुएशन की, सदर बना, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। और जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया, उसमें भी मुझे दाखिला नहीं मिला और मैं कोर्ट में गया। मलक कासम मरहूम अल्लाह उनका जन्नत नसीब करे, वो मेरे वकील थे। जब मैं कोर्ट में गया तो जमीयत के मेरे दोस्तों ने मेरे फार्म ही गायब कर दिया। मैं उस वक्त MSF में था, MSF का सदर था। फिर फातिमा जना यूनिवर्सिटी से भी, फातिमा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से भी मुझे दाखिला नहीं मिला। कनीज़ यूसुफ प्रिंसिपल वाइस चांसलर थी, तो वो समझती थी कि मैं बहुत ही शरारती हूँ। तो इस तरह फिर मैंने MA तो किया और फिर मैंने MA भी जेल से किया। उस वक़्त जेल में पर्चे देने बड़े आसान होते थे, नकल शक्ल भी लग जाती थी। हाँ जी।
कि उसके आपको माफ़ी मिलती है। मेरी 7 साल कैद थी। इसीलिए तो जेल नहीं गए थे कहीं आपके, पर्चे में आसानी होगी और पास हो जाएंगे आराम से? नहीं नहीं, तालीम में मेरी कोई इतनी बड़ी दिलचस्पी नहीं थी। मैं सियासत में मेरी दिलचस्पी थी, और जब मैं स्कूल में था तो गॉर्डन कॉलेज आता था तो मैं स्कूल में स्ट्राइक करवा देता था, और मुझे मार भी पड़ी स्कूल में। तो शेख साहब, जिन इदारों ने आपको दाखिला आपने बताया नहीं दिया क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा था और उनका था कि शरारती बहुत आते हैं, जब आप वजीर बने कभी इत्तेफाक हुआ इन इदारों में जाने का, और वो फील क्या थी कि इन्होंने दाखिला नहीं दिया लेकिन अब एक पावर में होते हुए जा रहे हैं आप? नहीं, मैंने ऐसा किसी से इंतकाम नहीं लिया, मैंने माफ़ किया। जब मैं बड़ी जेल 7 साल कैद से रहा हुआ तो ख्वाजा सफदर साहब के साथ एक वकील होते थे, उनका नाम भूल गया, आसिफ के वालिद थे जो, उन्होंने कहा बेटा पहले बात ये कर दी है कि मैंने इंतकाम नहीं लेना। मैंने सियासत में किसी से इंतकाम नहीं लिया। मैं इंटीरियर मिनिस्टर में था लेकिन अकाउंटेबिलिटी मेरे पास नहीं थी। शेख साहब, आपने बहुत सारी हुकूमतों के साथ काम किया और जितने लीडर्स को हमने देखा है वजारत उस्मा के मनसब पे, सदारत के मनसब पे आपने काम किया। क्या वजह है शेख रशीद पर हर बंदा भरोसा करता है, आम वर्कर के तौर पे नहीं, किचन कैबिनेट में आपने काम किया उनकी? मैं नंबर 1 से या दोस्ती रखता था या दुश्मनी रखता था। अब जब दुश्मनी का भी वक्त आया, नवाज शरीफ साहब, मैं जुनेजो के साथ मैंने कहा ज्यादती हुई है, उसका मैंने जलसा रखाया। नवाज शरीफ की भी तहरीक निजात मैंने प्लान की, और अब भी मैं इमरान खान के साथ हूँ, और मैं जो सही समझता हूँ उसका फैसला करता हूँ, और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ, और मैं ये सोच के फ़ैसला करता हूँ कि हक और सच का साथ दिया जाए। तो शेख साहब, आपके बारे में ये तासुर क्यों है कि शेख साहब की पिंडी के साथ यस है, जब भी जो दौरे हुकूमत रहेगी? अब तो नहीं लोग कहते यस है, अब नहीं कहते लेकिन अब भी ढके छुपे लोग कहते हैं कि शायद कुछ खुल के कहते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नहीं, अब तो वो खुद कहते हैं ठीक है, अब ऐसे है तो ऐसे ही सही। मैं समझता हूँ कि उम्र के इस हिस्से में मुझे इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए, और मैं खड़ा हूँ। और लोगों से गलतियाँ हुई हैं, हमसे भी हुई होंगी, लेकिन मैंने, अगर वो नाराज़ हुए हैं तो जायज़ ही हुए होंगे, लेकिन मैं भी जायज़ खड़ा हूँ कि इमरान खान के साथ खड़ा। यानी ये मोहब्बत वाली जिद है, जो मोहब्बत में लड़ाई झगड़े एक चलते रहते रहे। तो आप कहते हैं आप हक समझ के वहां जा सकते हैं, आप अभी भी जाना चाहें तो आप हक समझ के जा सकते हैं? नहीं, मैं इमरान खान के साथ। शेख साहब, वजह कि अब देखें, खान साहब और आपके काफ़ी नापसंदीदी के जो इंटरव्यूज़ हैं, बयानात हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन फिर हमने खान साहब से आपकी वफा का सफ़र भी देखा, अभी तक देख रहे हैं। ये मोहब्बत में कैसा बदला सफ़र आपका खान साहब के साथ? नवाज शरीफ ने मुझे टिकट नहीं दिया, और मैं इंडिपेंडेंट ही कलम दवात पे इलेक्शन लड़ता रहा। ठीक है। तो फिर इमरान खान जब आए तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इसके साथ हूँ। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं वापस हो जाऊं, लेकिन मैं वापस नहीं हुआ। इमरान खान के साथ, और फिर ये साथ आपका मजीद कुर्बत में बढ़ा, और अब तो मैं इमरान खान की हद तक साथ हूँ। पीटीआई में कई लोग मुझे शायद चाहते हों, कई ना चाहते हों, लेकिन मैं इमरान खान के साथ, और इमरान खान मेरे साथ ऑल राइट है। यानी खान साहब अगर आज सियासत छोड़ते हैं किसी भी वजह से, तो आप फिर पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल किया। मैं तो खान साहब को ही पीटीआई समझता हूँ, उसके बाद तो मैं पीटीआई किसी को नहीं देखता। यानी पीटीआई खान साहब है आपके नजदीक। नाज़रीन, शेख साहब से इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। शेख साहब, 2008 में आप वो वाहिद असेंबली थी जिसमें आप नहीं थे, एक बड़े कंटिन्यूटी के बाद आप वो इलेक्शन हारे थे, और सुना ये कि आपने दिल पे भी बड़ा लिया उस शिकस्त को। उस अरसे में आपने क्या किया? 8-10 में फिर आप बाई इलेक्शन लड़े थे, इस अरसे में आप क्या करते रहे जब आप असेंबली का रुकन नहीं थे? कुछ भी नहीं करता जी, सिगार पीता हूँ, सोचता रहता हूँ, अखबार पढ़ लेता हूँ। 3 किताबें लिखी हैं, अभी मेरी किताब बड़ी बिकी है, और अगर अब मैं जेल गया तो अभी तो मुझे 2 करोड़ दिए हैं इन्होंने अभी तक, तो फिर मेरा ख्याल है ये 10 करोड़ की बिकेगी। और 3-4 किताबें लिख दी। मैं आम सा आदमी हूँ, मेरे बाप को कोई नहीं जानता, बड़े लोअर मिडिल क्लास से मैंने पाकिस्तान की सियासत में गो में बैठा, बादशाह खान के साथ रहा, वली खान से मेरी दोस्ती रही, अकबर बुगटी से जब कोई बात इन्होंने करनी होती थी तो मैं अकबर बुगटी की टेबलों पे भी खाने खाता था और वहाँ रहता था, और ख्वाजा सफदर और चौधरी ज़हुरुल्लाह से मेरा बड़ा तल्लक रहा।
लेकिन मैं हमेशा एक ही आदमी के साथ सियासत करता हूँ, जब मैं गफीर के साथ नहीं करता। तो अभी भी एक ही आदमी के साथ सियासत करता हूँ, इमरान खान। शेख साहब, लाल हवेली और सिगार के अलावा इश्क क्या है आपका? हुस्न मेरी कमजोरी है, चाहे नज़ारा हो चाहे जानवर हो। और मैंने अपनी ज़िंदगी का फारिग टाइम अपना फ्रीडम हाउस बनाया, ज़्यादातर उसको खुद डिज़ाइन किया और वहाँ आज़ाद परिंदे छोड़े जिन्हें मैं एंजॉय करता हूँ। तो आपकी इस कमजोरी का किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जो हुस्न आपकी कमजोरी है? मैं कोई इस मसले में जितना बदनाम हुआ उतनी मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, कोई थाने की सियासत नहीं की, कचहरी की नहीं की। सो मेरे इलाके में जो भी आके लग जाए वो लग जाए। चौधरी निसार कई दफ़ा कहता था, यार एक तेरा ही हल्का के जहाँ जो मर्जी पोस्ट हो जाए, क्योंकि मैंने किसी 2 नंबर आदमी के साथ नहीं चला कर। जो शेख रशीद का आज मकाम पाकिस्तान की सियासत में है, क्या आप समझते हैं कि कोई और शेख रशीद भी आपकी नज़र में अब कोई बन रहा है जो आने वाले सालों में लोग कहेंगे कि जी ये शेख रशीद की तरह की सियासत है, या उतना ही रेलेवेंट है सियासत में जितने शेख रशीद है? लोग ख़ानदानों की सियासत करते हैं, बाप दादे की सियासत करते हैं। मैंने तो अपने पड़ोसी से वोट मांगा जब मैंने पहले इलेक्शन लड़ा, तो उसने कहा कि शक्ल देखी है अपनी, MNA बनने जाएंगे। घर से मैं MPA बनने गया हूँ। इलेक्शन में जब मैं दाखिल हो रहा था तो शायगान थे प्रिजाइडिंग अफसर, तो मैंने देखा 10-12 कैंडिडेट थे। उस वक्त मरकज़ का इलेक्शन पहले होता था, सूबे में बाद में होता था। मैंने कहा ये तो सारे मुझे मार देंगे इलेक्शन में। सो मैंने वहाँ मरकज़ का कागज़ दाखिल करा दिया। उस वक्त 1 मिनट रहता था, तो मेरे पास मरकज़ के पैसे देने की फ़ीस नहीं थी। वहाँ एक वकील था जिसने वो 2-3 हज़ार रुपया मुझे राय अल्लाह दे दिए। उसने कहा जी इसके जज्बे की दाद देता हूँ कि इतने इतने बड़े ज़ियाउल हक के कैंडिडेट थे, शेख गुलाम हुसैन मेयर भी थे पिंडी के, और वो मैंने 80,000 की लीड से जीता। शेख साहब, आप शायद उन वाहिद नहीं तो गिने चुने सियासतदानों में होंगे जिनके सीने में बहुत राज है। तकरीबन सियासत का निस्फ सदी का तजुर्बा हमारे सामने बैठा है। वो राज कभी अवाम तक पहुंचाएंगे आप? ये मैं सोच रहा हूँ, अगर अब मैं जेल गया तो मेरे मरने के बाद वो 10-1 साल बाद किताब जारी हो कम अज कम। शेख साहब, वो तो खैर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन अपनी जिंदगी में करें राज अफशा, क्योंकि फिर उन पर सवालात उठेंगे। उनको जो मैंने पहली दूसरी किताब लिखी उस पर भी नवाज शरीफ साहब को बहुत ही एतराज थे। अब तो ऐसा वक्त है कि जब आपने किताब लिखनी हो, अगर आपने तो उसको 10 हज़ारे वेट करते हैं, ऐसा ही है। फिर कहते हैं जी कि अब आप बेशक छापनी है तो बढ़ना। तो शेख साहब, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आप बगैर किसी वेटिंग मुझे वो आता ही नहीं। अभी मैंने ट्विटर शुरू किया है तो मुझे पता लगा है कि ये ट्विटर इतने काम की चीज़ है और हज़ारों लोग, मैं सुबह उठ के पूछता हूँ कि कल मेरा ट्विटर कितने लोगों ने देखा, वो कहते हैं 4,000 ने, 5,000 ने। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैंने पहले क्यों ना शुरू किया। क्योंकि अब तक तो फिर आप मोस्ट फॉलोड पर्सनैलिटी बन चुके थे। शेख साहब, खान साहब से इख्तलाफात हुए आपके बातों पर? हैरत है कि अभी तक कभी नहीं हुआ। वो ना माने मेरी बात, लेकिन मेरी बात सुनी जरूर है उसने। तो कोई ऐसी राज की बात है जो खान साहब ने सिर्फ आपसे की हो? मैं किसी की राज की बातों में, अब मैंने एक मुनफरद सियासत करता हूँ और नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ, नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 2 को लिफ्ट नहीं कराता। ठीक है। इसलिए सुखी जिंदगी गुजारी है। 22 ग्रेड वाले से लड़ाई की है, 21 ग्रेड वाले को मुंह ही नहीं लगा। यानी लड़ाई भी अगर की है और दोस्ती भी की है तो टॉप टियर की है। सारी जिंदगी यही किया है। खान साहब से गलती क्या हुई? पता नहीं, ये मैं अभी ऊपर सोच रहा था कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई, लेकिन सियासत में गलतियां होती रही हैं। उसकी पहली टर्म थी, और लेकिन इतनी भी बड़ी गलती कोई नहीं थी कि उसको इतनी बड़ी सजा दी जाती। दोबारा आता देखते हैं? आए ना आए, मैं उसके साथ। मैं इसलिए नहीं हूं कि कोशिश तो मेरी है। आवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत अदम एतमाद के बाद वो बहुत मजबूत और मकबूल हो गया, लेकिन बाज़ दरवाजे हम पे बंद हो गए हैं। उसको खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, ये बड़ी मुश्किल। तो अगर उनको खोलने के लिए खान साहब आपसे कहें, मुझे कहें तो मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपने कुछ नहीं करना। अभी कुछ नहीं करना? हाँ, मुझे उन्होंने कहा।
शेख साहब, आपने मुख्तलिफ मकामात में सियासत छोड़ने का जिक्र भी किया, नाला लेक के प्रोजेक्ट पे, उससे पहले लाल मस्जिद वाले वाक़े पर भी। आपका अपना इरादा क्या है कि कब तक शेख रशीद साहब सियासत में प्रैक्टिकली इन रहे? मैं ज़हनी तौर पे नाला लेक के बाद रिटायर हो जाना चाहता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटियाँ कर दी हैं, मेरे घर में हर बच्ची पढ़ी है, मेरे महल्ले, यही मेरा टारगेट था। और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, इस पर मैंने जोर दिया 50 साल। और जब मैं आया था तो हमारा को फीमेल एजुकेशन में 37वां नंबर था। आज 10-15 साल से हम नंबर 1 हैं। मैंने तो बुज़दार से भी 3 यूनिवर्सिटियां ले ली जाते जाते। मैंने कहा भी ये दे के जाओ, तो बहरहाल शराफत की सियासत की। सियासत में सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा था? सियासत में खुशगवार लम्हा, एक दिन मैंने भुट्टो का जलसा अकेले पलट दिया, उसको चैलेंज किया कि मैं जलसा पलट दूंगा। ठीक है, और आपने पलट दिया अकेले। एक आधा चाकू था या क्या था, गोली शोली चल गई, जलसा मैंने नहीं करने दिया। जुल्फकार अली भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। उस दिन दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि ही इज ए लीडर। फिर एक 28 अक्टूबर को कमेटी चौक आना था इमरान खान साहब के साथ, सारी जगह नाके थे, वो मैंने ठीक 3 बजे पहुंच गया। एक इस 25 तारीख को मैंने कहा था कि मैं 4 बजे पहुंचूंगा, मैं 3:45 बजे पहुंच गया। हालांकि मेरी 3 बहनों के घर भी रेड हुए, वो बेचारी शेखनियाँ अब उम्र के हिस्से में अपने, उनका क्या ताल्लुक था सियासत व्यासत से। तो सबसे दुखी लम्हा सियासत में कौन सा रहा? ज़ाहिर है हर एक का माँ मर जाए, तो मेरी तो माँ से ही ताल्लुक था, बाप से तो मेरी वो तो खैर आपका बहुत ज्यादा, आपकी बहुत ज्यादा था, उसमें तो आपने जिक्र भी माँ से मेरा इतना ताल्लुक था कि जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि जिस दिन वो मरी हैं तो मैं सियालकोट जा रहा था, नवाज शरीफ में हेलीकॉप्टर आया यहाँ स्टेडियम पे, मैंने कहा मैं माँ को मिल लूँ। तो मैं माँ को मिलने गया तो डॉक्टरों ने कहा जी ये तो कल का आपका नाम ले रही हैं। तो उनको मैंने अपनी गोद में बिठाया, मैं कंगा शंगा बाल में फेर रहा था। तो मेरे महल्ले की इमानतें मेरी माँ के पास लोग रखवाते थे, जो थोड़ा बहुत पैसे लोगों के, किसी का 400 रुपया, किसी का 300 रुपया, तो सब बता रही थी कि ये है सबकी 60-62 हज़ार रुपया इस तरह महल्ले की औरतों का, ठीक है, बक्से में पड़ा हुआ है। एंड शी डाइड। तो शेख साहब चलें सियासत पे हम वापस आते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली आपका बिलाशुबा बहुत दुख भरा मतलब है। न्यूट्रल्स खान साहब बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं उनका, आपकी और खान साहब की न्यूट्रल्स की तारीफ एक है, आप मुत्तफिक हैं उनके साथ? देखें, मैं तो न्यूट्रल से सुलह चाहता हूँ। मैं फौज को इमरान खान की सपोर्ट में देखना चाहता हूँ जैसे पहले थी, लेकिन मैं खान साहब की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। जो खान साहब कर रहे हैं मैं उसके साथ हूं। उन्होंने मुझे कहा नहीं मिलना, तो मैं पाक दिन आपको बता रहा हूं कि मैं किसी को नहीं मिला। सियासत में शेख रशीद साहब के काबिल एतबार दोस्त कौन है? जो थे कौम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। तो दोस्त थे आपके काबिल एतबार? जो मेरे जिनमें मैं टैलेंट समझता था, लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, या उनके माशी हालात इस काबिल नहीं थे। शुरू में तो मेरे भी नहीं थे, लेकिन मैंने रिस्क लिया। जो घर मैंने दफ्तर खोला, उन्होंने मुझे इलेक्शन से निकाल दिया। तो मैंने टेंट में इलेक्शन लड़ा, होटल के उसमें पहला, क्योंकि मैं जब सूबे का था तो वो मुझे देने के लिए तैयार थे। मरकज़ में एक वज़ीर के साथ थे वो, तो मैंने उसी बिल्डिंग के सामने जो चाय का खोखा था, उससे 100 रुपया रोज़ और चाय के पैसे से वहाँ इलेक्शन लड़ा। और जो जेलों में भी सियासतदान मेरे फेवरेट थे, वो सब नाकाम हुए। इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉट में कोई काबिल एतबार दोस्त सियासतदान जो हैं? देखिए, सियासतदान जो होता है ना, वो दोस्ती और तल्लक जो है वो बड़ा सोच समझ के करता है। कैसा ये? और पाकिस्तान में सबसे मजबूत रिश्ता मफाद का होता है, जब जिसका जिससे हो जाए। और मैं कोशिश करता हूं कि किसी पे बोझल ना बढ़ूं, अपनी छोटी सी सियासत खुद ही करूं। तो पिछले 5-6 साल से मैं इमरान खान के साथ ठीक हूं। अगर आपको कहा जाए कि PMLN और पीपल्स पार्टी में किसी एक लीडर को अपने कुर्बानी का गोश्त भिजवाना है, आपके दोस्त हैं, किसको भिजवाएंगे आप? क्यों भिजवाना है जी? किसी पड़ोसी को भिजवाऊंगा। मैं ऐसा मुनाफकत की सियासत नहीं करता।
उनमें से किसी को आप वैसे भी पसंद नहीं करते, नून लीग और अब तो नहीं करता मैं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करता। अब इतना दूर जाके उन्होंने बड़ी कोशिश की, जब मेरी कमिटमेंट हो गई इमरान खान के साथ कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, तो इकट्ठा लड़ेंगे, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इलेक्शन के दिनों में ही, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इमरान खान को जुबान दे दी। नाज़रीन, शेख साहब से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सियासत छोड़ेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी जो सीट है ये लेगेसी कौन चलाया आगे? कोई लड़ ले। एक मेरा भतीजा भी एमएनए है, वो 7 की सीट से इस दफा मुंतखब हुआ है, वो लड़ ले, कोई और लड़ ले। मैंने किसी का कभी रास्ता नहीं रोका। ये जितने लोग पिंडी की सियासत में हैं, इन सब लोगों को मैंने ही टिकट दिलवाया शुरू नवाज शरीफ से। तो शेख साहब, कुछ पैगामात अगर आपसे हम दिलवाना चाहें, ईद का मौका है और वैसे भी आप चूंकि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? नवाज शरीफ को मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि जो दौलत वो लेके गए हैं वो मुल्क में ले आए, और यहाँ जो करना चाहते हैं करें, पाकिस्तान को स्टेबल करें, और जो वोट को इज्जत देना चाहते थे वो लोटों को वोट दे के उन्होंने इज्जत खराब की है। अपने हर आदमी को अपने फेल पे सोचना चाहिए। जरदारी साहब को? उसको तो कुछ नहीं कहना चाहता, आई हेट हिम। अच्छा, और बिलावल भुट्टो को? बिलावल अब नई नौजवान नस्ल में से है, लेगेसी है, वो जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से उसके मामलात हैं, और अब तो स्पीच भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, मरियम भी कर लेती है। इनको नसीहत आप अगर बिलावल को करना चाहें? गरीब के लिए कुछ काम करें। हमने तो कोशिश की, हम तो इस मुल्क का सियासी निज़ाम भी नहीं बदल सके और गरीब की हालत भी नहीं बदल सके। अच्छा, मौलाना साहब पर बड़ी तनकीद बहुत सारे सियासतदान करते हैं, आप हमेशा तनकीद में एहतियात करते हैं। आप कहते हैं क्योंकि मौलाना हैं, वो वाला फैक्टर आपके दिल में हमेशा किसी आलम दिन की तौहीन नहीं करनी चाहिए। तो वैसे उन्हें आप फिर क्या पैगाम देंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब? मैं उनको यही कहूँगा कि भाई उनकी खुद अपनी सियासत जो है, मैंने मुफ्ती महमूद साहब भी आया करते थे उनके वालिद के साथ, तो उनके साथ मैं हल का भी कैंडिडेट था सूबे का, मुफ्ती महमूद के। ठीक है, तो इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस? जी हाँ, जी हाँ, वो बाइकाट किया हमने। फजलुर रहमान की सियासत ऐसी कटी हुई पतंग की तरह है, ना आलम दीन की हैसियत से उसने इज्जत पाई है। जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो एक रिलीजियस फिरके की पार्टी ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में किसी रिलीजियस लीडर को वो इज्जत नहीं मिली। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर लीडर नहीं बना। तो शेख साहब, आप फ्यूचर लीडरशिप फिर किसके पास देख रहे हैं? हमारे पास कुछ चेहरे हैं, बिलावल भी हैं, मरियम भी हैं, हमजा शहबाज भी हैं, और यही नाम है जो रिपीट हो रहे हैं। फैमिलीज की सियासत आपने बताया, आप किसको देख? एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि नौजवान बाहर निकले। ये सारे सियासतदान इस वक्त 70 साल के हैं, मेरे समेत। ऐसा ही है, किसी का कोई पता नहीं, मेरे समेत। लेकिन कोई स्टूडेंट लीडर नहीं निकला हमारे वक्त, काफी लोग निकले। अब मैं कोई नाम नहीं देखता, और सियासत को लोग, इमरान खान ने थोड़ा नौजवानों को जज्बा दिया है और एक होप दिया, लेकिन नौजवानों को मिला कुछ नहीं। मैं तो इस निज़ाम को गिरता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि तलखियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम देखें ना, 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हुई हैं एक साइड पे, इमरान खान अकेला है। तो ये हादसे की लामत है। जो कुछ 25 तारीख को हुआ, अगर इमरान खान उसको ख़त्म ना करता तो 2-4 लाशें गिर जाती। बहुत अफसोसनाक। मैं 6 नवंबर 1968 को भी अपने महल्ले में 2 लाशें लेके आया। फिर 9 नवंबर को भी अमीन वगैरह, मेरी गली में 8-10 शहीद हैं जो मेरे साथ खड़े हुए। फिर मुझ पे हमला हुआ, उसमें जेदी और ये दूसरे अनवारी वगैरह शहीद हो गए। सो हम गरीब लोग सिर्फ, मैं तो अब गरीब नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथी सपोर्टर जो उस वक्त थे, वो सिर्फ वोट पार्ट डालने के लिए या नारा मारने के लिए आवे आवे या जान देने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। 92 का वर्ल्ड कप जब खान साहब की कप्तानी में जीता था, तब स्पोर्ट्स के मिनिस्टर कौन थे? मैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। और मैंने नवाज शरीफ को कहा मैंने जाना है, उसने मुझे नहीं जाने दिया। मैं तैयार था, मैंने टिकट शिकट ले ली थी,
मुझे ये तो नहीं पता था कि ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैंने कहा कि मैं देखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मोस्टली जो इंडिया के साथ बॉम्बे में और मुलाकात मैचेस होते थे दुबई में, वो सिर्फ इंडिया के साथ मैच देखने जाता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी का हामी। कभी ये ख्याल नहीं है कि आप खुद वजारत उस्मा के लिए कंटेस्ट करें? कंटेस्ट तो एक दफा शायद आपने किया भी था ये जब पनामा केस के बाद, लेकिन कभी सीरियसली आपने? इमरान खान ने भी मुझे कैंडिडेट करवाया, दूसरों ने भी करवाया, लेकिन मैं यही ठीक हूँ वजारत की हद तक। मुझे चिख बकवास ही नजर आती है ये। अच्छा। मैं एक उम्र भी होती है, मेरा कभी भी आइडिया ये नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, ना आज है कभी। मुझे कहे भी कोई तो मैं नहीं बनता, लेकिन जो हमने तालीमी इदारे बनाए ना, उस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत अच्छी थी। अब तो देखें जो हमने यूनिट शुरू किए हैं, कॉलेज और हॉस्पिटल, उसका फंड भी वापस जा रहा है। रोक रहे हैं प्रोजेक्ट्स को रोक रहे हैं, ये तो दिल दुखता है। तो शेख साहब, इस मौके पर बैठ के अपनी सारी जिंदगी को अगर आप देखें तो आप आज शेख रशीद के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है मैंने जिंदगी की जीरो से हीरो हुआ, जिंदगी की भरपूर जिंदगी गुजारी। सिर्फ कोरोना 2 दफ़ा, एक दफ़ा मैं कोरोना ऑक्सीजन पे चला गया, तो जब उन्होंने देखा कि ये जा रहा है तो उन्होंने कहा मैंने कहा ये खिड़की खोले, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल हो गई हैं अब, उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा मैंने एक सिगार पीना है, अगर मेरा वक्त ही आ गया है। तो उसने कहा किसी से मिलना शिलना? मैंने कहा किसी से नहीं मिलना शिलना। बस उन्होंने अलाउ नहीं किया, लेकिन मेरी हालत बेहतर होना शुरू हो गई 6 दिनों के बाद। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ये वक्त आ गया है कि मैं मरने ही लगाऊं तो मैं सिगार पी के मरूं। शेख साहब, शायराना तबीयत तो आपकी है, शेर व शायरी से शगफ भी है। अपने लिए अगर आपसे कहा जाए कि कोई शेर अपने आप को आप डेडिकेट कुछ नहीं करता मैं ऐसे, मैं ट्रक के पीछे पढ़ने वाला शायर हूं। अच्छी गुजरी शुक्र है अल्लाह का, तमाम तर क्राइसिस के बावजूद एक आम आदमी गली महल्ले का, जो मेरे उस्ताद थे ना, एक दिन मुझे छोड़ने गए मेरे घर, तो उसने कहा इन गलियों में भी कभी कोई वजीर होगा शेख रशीद? मैंने कहा मैं हूँगा। जो अज़्म किया, कहा, वो आपने करके दिखाया। कोई ऐसा जो कमी रह गई हो, चाहते हो कि? सिर्फ ये साहब हसीयत उस वक्त बना, बहुत गुर्बत में सियासत की। साहब हसीयत उस वक्त बना जिस वक्त उम्र का खूबसूरत हिस्सा गुजर गया। जवानी में वो सहूलतें नहीं थी जो बुढ़ापे में आके मिली। इन सहूलतों के लिए जवानी कुर्बान कर दी आपने। ये भी बहुत अच्छा जुमला है कि अगर कोई ये कहे कि ये आराम, ये सहूलतें और ये घर और गाड़ी के लिए सोचा नहीं था, लेकिन अगर ये बहुत पहले मिल जाती तो जिंदगी अच्छी गुजरती। आखिर में जरा हमें ये बता दें कि कोई और भी अगर पहले मिल जाती तो आज आपका स्टेटस ये ना होता? पता नहीं, मुमकिन है नाकाम ही हो जाता उसकी ताबेदारी। नाकाम तो आप ना होते, अगर आप ये चाहते तो आप नाकाम ना होते। नाकाम ही होता जी। इधर मेरे दोस्तों की हालत मैंने देखी है, क्या हालात हैं। 8 बजते हैं तो घर से फोन आना शुरू हो जाता है, आओ ना, मैंने खाना नहीं खाया। और बाज घराने इसी बुनियाद पे चल रहे हैं कि उनके 2-2, 3-3 बच्चे हो चुके हैं, आपस में उनकी मेंटली वो अप्रोच और रिलेशन नहीं है, बच्चों की वजह से वो घर चल रहा है। मेरे पास तो जितने केसेस लगते थे जब मैं यूनियन काउंसिल में था, मैं तो औरत के हक में फैसला देता था। सारी औरतें चाहती थी कि हमारा केस शेख रशीद को लगे, क्योंकि मैं समझता था इस बेचारी का क्या, ये बच्चे लेके कहाँ जाएगी। और मैं पाकिस्तान में मैंने औरत को बड़ा मजलूम, और मैं अपनी माँ का भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। हम 11 बहन भाई थे, 13 थे, 2 मर गए। तो हमारे घर में तो कोई मुलाजमा नहीं थी जी। उसी ने उठ के झाड़ू देना है, उसी ने चूल्हे में वो पुरानी लकड़ियाँ लगानी है, और सबको स्कूल भेजना है, और इतवार के दिन नहलाना है जी। तो आज घरों में 2-2 मुलाजमे हैं, सफाई वाली कोई आती है, खाना पकाने वाले कोई आती है, लेकिन ये फोन नहीं आता कि 8 बजे वापस आ जाओ खाना। और बच्चे जो हैं छिपकली को देख के भाग जाते हैं। तो हम बहादुर थे बचपन में भी। हम, मेरा मतलब है, बसों पे लटक के स्कूलों में, कॉलेजों में जाते थे। शहर बंद करा देते थे स्ट्राइक पे। स्ट्राइक शहर तो कॉल मेरी पे जब मैं जवान था तो वैसे ही बंद हो जाता था। ठीक है। बल्कि लोग पूछते थे उन्हें जल्दी ना करना कुछ,
यानी कई लोग कहते थे कि मेरा मतलब है थोड़ा वक्फा पाया करो। यानी सारी जिंदगी आपने बारोब गुजारी है, चाहते नहीं थे कि आप एक फोन कॉल पे घर वापस आ जाएं 8 बजे नहीं, खाना खाने के लिए। मुझे बस जब कोई एक जिंदगी के हादसात ऐसे बन गए कि अगर कुछ चीज किसी मकसद के करीब होने भी पहुंची तो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मैं सियासत के लिए ही वक्फ हो गया। शेख साहब, आखिर में कोई पैगाम ईद के त्यौहार पे अगर आप देना चाहें? बस मैं कहता हूँ गोश्त सारा फ्रिजों में ना रखना। डिफ्रीजर्स जो है ये गरीब के दुश्मन है। ऐसा ही है। गोश्त बांट देना बजाय इसके कि अपने डिफ्रीजरों में रखो। मकसद भी यही है ईद कुर्बान का, इसका मकसद भी यही है इस ईद का, पैगाम भी यही है। मैं तो एक बोटी भी रखने का कायल नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब इस खूबसूरत पैगाम के साथ। नाज़रीन, इस पैगाम को भी मलूज़ खातिर रखिएगा। ईद मनाइए, ईद की खुशियों में उन तमाम तबकात को भी याद रखिए जो आपके मुकाबले में ब्लेस्ड नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।